हे एवरीवन, दिस इज निशु और आज हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 टू 23 का है। सो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम सबसे पहले सेक्शन सी को कवर करेंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का कैरी करता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन नंबर 19 है जो कह रहा है व्हाई इज जापान कंसिडर एज अ न्यू सेंट्रल ऑफ पावर। सो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जापान है वो सत्ता के नए केंद्र के रूप में क्यों देखा जा रहा है, आजकल क्यों जापान को एक न्यू पावर के रूप में देखा जा रहा है। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट 2 और 3 लाइन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। उसमें आप क्या लिख सकते हैं, उसमें आप ये लिखेंगे कि जापान हैज अ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है इसी वजह से जापान रॉ मटेरियल को हमेशा इंपोर्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। बट इसके बावजूद भी जो जापान का प्रोग्रेस रेट है दैट इज़ वेरी हाई। जापान का प्रोग्रेस बहुत हाई है, इट इज़ इनक्रेडिबल। हम देख सकते हैं कि 1945 के बाद जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था तो उसके बाद भी जापान कितनी तेजी से अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर लिया। सो इसके जब ये आप एक्सप्लेन कर लेंगे देन विल डिस्कस द रीजंस कि जापान को न्यू सेंटर ऑफ पावर में आने में रीजंस क्या क्या है। सो पहले रीजन की बात करते हैं तो पहला रीजन है हाई टेक्नोलॉजी, उच्च प्रौद्योगिकी। तो हम सभी जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। दुनिया में पूरी दुनिया जापान के टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, जिसमें सोनिक, पैनासोनिक जैसे ब्रांड भी हम देख सकते हैं जो कि जापान का ही है। तो जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप इसमें ये पॉइंट लिख के आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे सोनिक, पैनासोनिक का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है कि जापान ग्रुप 7 का मेंबर है। अब ये क्यों हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ग्रुप 7 में ज़्यादातर मेंबर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं वही G7 का मेंबर है। सो G7 का एक एक्टिव मेंबर है जिसकी वजह से ये अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ा पाता है, जिसमें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं, जापान इज द मेंबर ऑफ OECD। अब OECD क्या है, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की को केटर करता है। जापान इस ग्रुप का मेंबर 1964 में ही बन गया था और इसके टोटल मेंबर की अगर हम बात करें तो OECD के टोटल मेंबर 38 हैं और जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं, जिसमें अगेन इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं जितने डेवलप्ड कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जापान का एक एक्टिव रोल रहा है। तो इस वजह से जापान की जो इकोनॉमी है वो सेंट्रल लेवल पे आ रही है। नेक्स्ट रीजन आप बता सकते हैं कि जापान यूएन के बजट का 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जापान के बजट का 10% अकेले कंट्रीब्यूट करता है। तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। एंड द नेक्स्ट इज इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की है। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी जापान की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की तीसरी है। तो इन सभी रीजंस की वजह से अब के समय जापान एक सेंटर ऑफ पावर बन रहा है। तो आप इनमें से किसी भी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन लिख सकते हैं एंड उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। डिस्क्राइब एनी 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट केम इन चाइना आफ्टर 1978। तो 1978 के बाद चीन में आए किन्हीं 2 आर्थिक सुधारों के बारे में बात करना है। तो अगेन जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सो यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं, 1978 में जो लीडर थे चाइना के डेंग जियोंगपिंग, इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी कंट्री में इंट्रोड्यूस करी। और ये क्यों करी, ताकि वो अपनी कंट्री में इकोनॉमिकल रिफॉर्म ला सके। सो इन सब रीजंस की वजह से
1978 में उन्होंने अपने स्टेट का डोर था ट्रेड के लिए, वो उन्होंने खोल दिया, जिसको बोला जाता है ओपन डोर पॉलिसी। सो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल रिफॉर्म की। चाइना में 1978 के बाद कौन से इकोनॉमिकल रिफॉर्म आए? तो पहला जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म था दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। तो चाइना ने एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन 1982 में कर दिया था, इससे पहले एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था। देन 1998 में जापान ने इंडस्ट्री का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया अपनी कंट्री में। सो ये दोनों प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री ये इसलिए करा गया था क्योंकि चाइना को ट्रेड बैरियर्स को हटाना था, रिमूव करना था, इसी वजह से इसने एग्रीकल्चर का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया और 1998 में इंडस्ट्री का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसके बाद चाइना में दूसरे देशों की जो कैपिटल थी वो आना स्टार्ट हो गई और चाइना की इकोनॉमिकल रिफॉर्म सुधरने लग गई। सो आप इसको लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सो सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन एंड कंपोजिशन के बारे में बात करना है। सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यों का, इसमें दो है, देखिए 2+2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब संरचना कंपोजिशन को आपको 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है एंड फंक्शंस को आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले अगेन आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ, 1945 में। आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया उसका मेंबर कब बना एंड उसके 6 ऑर्गन को यहाँ पर आप उसको बता सकते हैं। डू नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। देन आपको कंपोजिशन के बारे में बात करना है। सो पहले हम कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के संरचना के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट मेंबर, आप हेडिंग डाल के परमानेंट मेंबर लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये जो 5 कंट्रीज हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कहे जाते हैं। देन अगेन आप नेक्स्ट पॉइंट में नॉन परमानेंट मेंबर हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं कि इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट में आप वीटो पावर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज को ही मिली है जो कि परमानेंट मेंबर हैं, जो चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज हैं इन्हीं को सिर्फ और सिर्फ वीटो पावर मिली है जो कि उसका इस्तेमाल करते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर के आप टेन्योर के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट हेडिंग डाल के आप टेन्योर डाल सकते हैं, कार्यकाल डाल सकते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर का जो टेन्योर है वो 2 इयर्स के लिए होता है, 2 साल बाद वो बाद में फिर चेंज हो जाते हैं। बट परमानेंट मेंबर का कोई टेन्योर नहीं है, वो 1945 से लेके अभी तक उसके मेंबर बने हुए हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सो देखिए, आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस याद कर रहे हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स याद कर रहे हैं, वही सिक्योरिटी काउंसिल के भी ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस है। जैसे कि पहला है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति, पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने का काम सिक्योरिटी काउंसिल करती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है इट इम्पोज नेशनल रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई कंट्री के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और अगर कोई कंट्री गलत है तो सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल ग्रोथ, ऑब्वियसली सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड में इकोनॉमिकल ग्रोथ के एस्पेक्ट्स देखती है, उसके बारे में देखती है, उससे रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व करती है। एंड नेक्स्ट यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द इट रिजॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली सोशल रिलेटेड वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी को रिजॉल्व करती है सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनमें से आप 2-2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स, आपको 2-2 पॉइंट करके एक्सप्लेन करके एंड यू आर गुड टू गो टू गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। Briefly describe any 2 principle guiding India's foreign policy। So इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बतानी है। सो अगेन जब आप क्वेश्चन लिखेंगे सो यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री को कैसे शेप देती है, कैसे किसी भी कंट्री के नेचर को डिफाइन करती है उसकी फॉरेन पॉलिसी। सो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देन यू हैव टू डिस्कस
प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस किस पे ऊपर बेस्ड है? पहला, नेम, ऑब्वियसली कूटनिरपेक्षता, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये हमने देख लिया था कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ना तो सोवियत संघ के साथ गया, ना ही यूएसए के साथ गया, ना उसने कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो करा और ना ही सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करा। आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट प्रमोट इंटरनेशनल पीस। ऑब्वियसली इंडिया पीस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, तभी तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान हमेशा अटैक करते रहते हैं, बट इंडिया थोड़ा शांत रहता है, एग्रेसिव नहीं होता। नेक्स्ट, पंचशील एग्रीमेंट जो कि 1954 में इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया था। ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ही आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया पीस को बनाए रखने में बिलीव करती है। नेक्स्ट इज इट प्रोटेस्ट कम्युनलिज्म। देखिए, हम इंडिया लगभग 200 सालों तक कॉलोनाइज रह चुका था, तो इस वजह से हमें डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की अहमियत पता चल चुकी है। इस वजह से इंडिया कम्युनलिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, इसके प्रोटेस्ट में है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है, आप ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Political settlement can resolve the problem of separatism effectively. Justify the above statement by giving any one example. तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेपरेटिज्म की जो प्रॉब्लम है उसको सेटल कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू। जैसे कोई प्रॉब्लम सेपरेटिज्म की आ रही है तो उसको हम पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको समझाते हुए इसके फेवर में एक एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ पर मैं मिजोरम के बारे में बता रही हूँ, आप किसी भी स्टेट के बारे में बता सकते हैं। जैसे 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके जो लीडर थे वो थे लाल डेंगा। इन्होंने डिमांड करा मिजोरम अब इंडिपेंडेंट रहेगा। देन उसके बहुत क्राइसिस हुए, उसके बाद 1986 में पीस सेटलमेंट हुआ। किसके बीच? राजीव गांधी जो कि उस समय पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और लाल डेंगा के बीच जो कि लीडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट थे। अब देखिए, मिजो नेशनल फ्रंट डिमांड कर रहा था इंडिपेंडेंसी की, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे गलत तरीके भी अपनाए थे, बट फाइनली जब राजीव गांधी ने लाल डेंगा से मीटिंग करी और एक पीस सेटलमेंट 1986 में करा, तो ये जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, और अब मिजोरम इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट बन चुका है, और अब मिजोरम में काफी ज्यादा पीस स्टैब्लिश है। तो देखिए, जिस तरीके से सेपरेटिज्म की जो प्रॉब्लम थी उसको पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू कितनी आसानी से उसको रिजॉल्व कर दिया गया। आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पंजाब के एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। आप किसी भी स्टेट का दे सकते हैं जिसमें ऑटोनॉमी या फिर सेपरेटिज्म की डिमांड करी गई थी। जैसे अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब में 1920s के दशक में अकाली दल ने ऑटोनॉमी की डिमांड करी थी, और जिसमें कहा था कि पंजाब को एक खालिस्तान के नाम से एक नया देश बनाना है। इसके बाद बहुत सारे क्राइसिस हुए, जैसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर 1984 में राजीव गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और हरचंद सिंह लोंगोवाला जो उस समय पे अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, इनके बीच में पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ, बातें हुई, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का रास्ता ढूंढा गया, और फाइनली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया गया, और इसे राजीव गांधी लोंगोवाला एग्रीमेंट भी कहते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो ऑटोनॉमी की जो प्रॉब्लम उठी थी, सेपरेटिज्म की जो प्रॉब्लम उठी थी, उसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू कितनी आसानी से इसको रिजॉल्व कर लिया गया, और अब पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिया का स्टेट है। So that was all about for this video. I hope that video was helpful for you all. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel.